हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज। पर नर्व इंजरीज से जाने से पहले हम अपने केस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो केस सिनेरियो है वो ये है कि a 52-year-old male patient came in OPD with pain in posterior thigh and leg. After assessing him, he has atrophy of the posterior thigh and leg muscles and weak knee flexion and the loss of ankle and foot control. Which nerve is affected in this case? ठीक है, हम जैसे लास्ट वीडियोस में करते हैं अपने मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। A 52-year-old male patient, pain in the posterior thigh and leg, atrophy of the posterior thigh and leg muscles, weak knee flexion, loss of ankle and foot control. Which nerve is affected in this case? अब हम इस जैसे हम पहले भी करते हैं अपने इन केस सिनेरियोस को, इसके इस तरह के आंसर को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज बेसिकली क्लासिफाई होते हैं इनटू टू, आइदर सीडन और द संडरलैंड क्लासिफिकेशन। सीडन की क्लासिफिकेशन बेसिकली वही क्लासिफिकेशन है जो हम हर बुक पे पढ़ते हैं, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस वाली। ठीक है, ओके। अब उन्होंने हमें जो बात की है वो हमारे पास बात की है, और संडरलैंड की जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो बेस्ड ऑन ग्रेड्स होती है कि किस तरह की इंजरी कौन से ग्रेड में क्लासिफाई करती है। ठीक है, both are based on structural and functional changes that occur in the nerve with the various degrees of damage। ठीक है, दोनों बेस करती है हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शन दोनों चेंजेस में, ताकि हमारे पास जो नर्व में वेरियस डिग्रीज ऑफ डैमेज आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। ठीक है, this system describe the degree of injury to nerve substructures and the effect on prognosis। ठीक है, अब ये सिस्टम्स क्या करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं कितनी डिग्री हो गई इंजरी की, कौन से नर्व के सबस्ट्रक्चर्स डैमेज है, कितनी लेयर्स इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, कितना प्रोग्नोसिस डिले करता है, प्रोग्नोसिस है कैसा, किस तरह का है, गुड है, बैड है, फेयर है, हम इसका प्रोग्नोसिस को कितना टाइम ड्यूरेशन कंसीडर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप सो। प्रोग्नोसिस तो पता होगा ना, जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपका पेशेंट का रिकवरी तक, ट्रीटमेंट के बाद उसका जो रिकवरी मोड तक आपका सारा टाइम ड्यूरेशन होता है उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, सीडन सिस्टम जैसे मैंने पहले भी कहा 3 लेवल्स पे डिवाइड है। ठीक है, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोंटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोंटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। सिंडरलैंड की क्लासिफिकेशन 5 लेवल्स ऑफ इंजरी पे डिपेंड करती है, और उनका पोटेंशियल रिकवरी का कितना है उस पर डिपेंड करती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीडन क्लासिफिकेशन एंड नर्व इंजरीज आर summarized in the box 13.3 and as compared with Sunderland classification in figure 13.2। हम पहले सीडन की क्लासिफिकेशन को अच्छे से एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास सीडन की क्लासिफिकेशन है क्या। सीडन की क्लासिफिकेशन 3 पॉइंट्स में डिवाइड है, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोंटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। न्यूरोप्रेक्सिया बेसिकली सिगमेंटल डिमाइलिनेशन का प्रोसेस कवर करता है। ठीक है, ये हमारे पास मेजर पॉइंट है, यहाँ से आपको पता चलता है न्यूरोप्रेक्सिया क्या है। एक्सोंटोमेसिस एक्सोनल कॉन्टिन्यूटी होती है। ठीक है, आपके पास जो टिश्यू की कवरिंग्स होती है वो तो इंटैक्ट होती है, पर एक्सॉन अपनी ज़्यादातर जो अपनी उसकी एक पूरी उसके बाद की कॉन्टिन्यूएशन है ना, वहाँ से ज़्यादा आगे जो होती है नेक्रोसिस का प्रोसेस चला जाता है, ये डीजनरेशन हो जाती है, वलेरियन डीजनरेशन जिसको हम कहते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास टिश्यू की जब कवरिंग्स भी इन्वॉल्व हो जाती है ना एक्सॉन के साथ, तो उसको हम न्यूरोटोमेसिस कहते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके इस चीज़ को लिखा हुआ है। हम इसको डिस्कस करने से पहले हम अपने पिक्चर की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, सीडन की क्लासिफिकेशन क्या है। सीडन की क्लासिफिकेशन थी न्यूरोपेक्सिया, एक्सोंटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। एंड सिंडरलैंड की क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास ये 5 ग्रेड्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, हम सबसे पहले जिसको न्यूरोपेक्सिया भी कहा है और फर्स्ट ग्रेड संडरलैंड का है। ठीक है, हमारे पास उस ग्रेड में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास होता है सेगमेंटल एक्सॉन का एक स्पेसिफिक रीजन इन्वॉल्व होता है। इस रीजन पे हमारे पास जो आता है वो नर्व की इंजरी हुई है।
ठीक है, एक्सॉन की इंजरी इस रीजन में हुई है। ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है ग्रेड 1 इंजरी इन द संडरलैंड एंड न्यूरोप्रेक्सिया इन सीडन क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ पे नजर आ रहा है, उन्होंने कहा फर्स्ट डिग्री इंजरी न्यूरोप्रेक्सिया, मिनिमल स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्शन एंड कंप्लीट रिकवरी। इस केस में बेसिकली ये जो हमारे पास तीनों लेयर्स है ना, आपके पास जो तीनों कवरिंग एक्सॉन की, वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को नहीं पता तो हम एक ओवरव्यू कवरिंग्स का भी दे देते हैं। ठीक है, सबसे जो इनर लेयर की कवरिंग होती है उसको हम एंडोन्यूरियम कहते हैं। उसकी अपर लेयर या उसकी जो ऊपर कवरिंग होती है वो पेरिन्यूरियम होती है, और सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिन्यूरियम है। ठीक है, अच्छा, जो एंडोन्यूरियम होती है बेसिकली वो एक्सॉन की मेजर कवरिंग है जो एक्सॉन को डायरेक्टली अटैच होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बेसल लैमिना होता है। ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली बेसमेंट एरिया होता है हमारे पास। ओके, ठीक है, हमारे पास बेसल लैमेला जो बेसिकली जो बेसल एरिया है हमारे पास एक्सॉन के पास। ठीक है, अब हमारे पास हम फर्स्ट डिग्री हमने न्यूरोप्रेक्सिया को डिस्कस कर लिया, हम सेकेंड डिग्री की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस केस में फर्स्ट डिग्री में बेसिकली कंप्लीट रिकवरी हो जाती है हमारे पास। ठीक है, मोस्टली हम जब इसको ट्रीट करते हैं, जैसे ट्रीटमेंट होता है, तो कंप्लीट रिकवरी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, ओके, सेकेंड पार्ट इज और सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ सीडन इज एक्सोनटोमेसिस। एक्सोनटोमेसिस बेसिकली हमारे पास तब होता है जब संडरलैंड के ग्रेड 2 ग्रेड 3 इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ग्रेड 2 बेसिकली उन्होंने यहाँ कहा कि हमारे पास कंप्लीट एक्सोनल डिसरप्शन, यानी अगर इस रीजन पे इंजरी हुई है तो इसके बाद वाला जो सारा रीजन था एक्सॉन का इटसेल्फ, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि डिजेनरेशन की तरफ चला जाता है, जिसको हम बलिवियन डिजेनरेशन कहते हैं। ठीक है, और यूजुअली इस केस में भी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। ठीक है, इसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि जो है ना आपके पास, अगर आप टाइमली ट्रीट करते हैं ना इस केस में, तो आपके पास कंप्लीट रिकवरी हो जाती है ग्रेड 2 ऑफ संडरलैंड में। ठीक है, अब जो ग्रेड 3 है ना संडरलैंड का, बेसिकली वो ये कहलाता है थर्ड ग्रेड में भी आइदर एक्सोनटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस। ठीक है, उन्होंने कहा ग्रेड 3 आइदर एक्सोनटोमेसिस में कंसीडर होता है या न्यूरोटोमेसिस में, सीजन की क्लासिफिकेशन में। ठीक है, पर संडरलैंड में जो ग्रेड 3 है बेसिकली वो ये कहता है कि यहाँ पे डिस्ट्रप्शन होती है एक्सॉन की इटसेल्फ, एक्सॉन डैमेज हुआ, उसके साथ साथ उसकी जो सबसे इनर लेयर है ना, जिसको हमने एंडोन्यूरियम कहा था, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, एंडोन्यूरियम इज ऑल्सो डैमेज। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास पुअर प्रोग्नोसिस होता है विदाउट सर्जरी। ठीक है, अगर आप सर्जरी परफॉर्म नहीं करते ना इस केस में, तो प्रोग्नोसिस मुश्किल होता है। देखो, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो इट सेल्फ डैमेज हो ना, तो मे बी देर आर चांसेस कि वो इट सेल्फ हील कर जाए। ठीक है, या हमारे पास कुछ बेसिक ट्रीटमेंट से हील कर जाए, लेकिन जब वहाँ पे उसकी अपनी इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट की रीजन्स या चीज़ें इन्वॉल्व होना स्टार्ट करती है ना, तो उसकी इंजरी में काफ़ी हद तक जो होता है ना वो इजाफा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने इसी पेस को कंसीडर किया है कि हमारे पास बेसिकली उन्होंने बात की है कि जब एंडोन्यूरियम इन्वॉल्व हो गई है ना इस केस में, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रोग्नोसिस पुअर होता है अगर हम सर्जरी की तरफ नहीं जाते। हमें यहाँ पे पेशेंट को सर्जरी परफॉर्म मस्ट करवानी। ठीक है, पेशेंट की सर्जरी मस्ट होगी। अब यहाँ पे जो मेनली प्रोसेस, काफ़ी जगह आपने अगर नाम सुना होगा, हो सकता है शायद ना भी सुना हो, फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको न्यूरोरेफी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली वहाँ ऐसे प्रोसीजर्स का यूज़ किया जाता है इन केसेस में। ठीक है, फोर्थ डिग्री, अब हम फोर्थ डिग्री पे आते हैं संडरलैंड की क्लासिफिकेशन में और सीडन की क्लासिफिकेशन में न्यूरोटोमेसिस में। ठीक है, हम इसका ग्रेड 4 को डिस्कस करते हैं। बेसिकली ग्रेड 4 जो है
वो क्या कहता है कि डिसरप्शन होती रहती है एक्सॉन की, इंडोन्यूरियम की और पेरिन्यूरियम की, ठीक है। अब उसकी नेक्स्ट लेयर भी इन्वॉल्व हो गई है, पहले मेंडोन्यूरियम तक था, अब पेरिन्यूरियम भी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जब पेरिन्यूरियम भी इन्वॉल्व होगी तो जाहिर सी बात है इस केस में भी हमारे पास अगर सर्जरी परफॉर्म नहीं होगी तो प्रोग्नोसिस पुअर है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास इस केस में भी अगर सर्जरी परफॉर्म नहीं होती तो हमारे पास प्रोग्नोसिस क्या होगा, पुअर होगा। फिफ्थ केस में बेसिकली सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब कंप्लीट डिसरप्शन हो जाती है हमारे पास दोनों एंड्स की, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास बेसिकली प्रोग्नोसिस पुअर होता है विदाउट माइक्रो सर्जरी। अब माइक्रो सर्जरी का अगर किसी को बेसिक नहीं पता तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसेसेस में ही आता है, ठीक है, जिसमें आप स्लाइटली से डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज करके आप इसको माइक्रोस्कोपिकली इसको ट्रीट करते हो, ठीक है, पर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं न्यूरोपेक्सिया के ऊपर। ठीक है, न्यूरोपेक्सिया बेसिकली सीडन की क्लासिफिकेशन को हम टेबल से भी देख लेते हैं ना, ठीक है। हम न्यूरोपेक्सिया पे वापस आ रहे हैं, हमारे पास उन्होंने कहा है पहला पॉइंट जो था वो था सिगमेंटल डीमाइलिनेशन का, ठीक है। डीमाइलिनेशन अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली जो माइलिन शीट होती है ना वहाँ पे उसके डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, मे बी ड्यू टू एनी इंजरी, ट्रॉमा और कुछ डिजीजेस भी ऐसे होते हैं जिसमें डिमाइलिनेशन होती है, पर यहाँ पे उन्होंने बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास जो इंजरी ट्रॉमा की वजह से बात की हुई है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा उस स्पेसिफिक रीजन की हमने कहा था डिमाइलिनेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल स्लो हो जाएगा या फिर ब्लॉक भी हो सकता है जहाँ पे डिमाइलिनेशन हुई है, ठीक है। नॉर्मल अबव और बिलो द पॉइंट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर या नीचे वाला जो पॉइंट है ना, मतलब ये वाला जो रीजन है, ठीक है, उससे जो ऊपर वाला रीजन है और जो उससे नीचे वाला रीजन है, ठीक है, ये सारा अपना वर्किंग सही से करेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्दर डैमेज नहीं है, ठीक है, मतलब इस वाले रीजन पे जो है ना वो हमारे पास सही से काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, ये सारी लेयर्स भी अपना काम सही से करें, ठीक है। Muscle does not atrophy, temporary sensory symptoms, ठीक है। मसल एट्रॉफी में नहीं जाते, ठीक है, मसल्स डैम मतलब मसल डेथ नहीं होती, लेकिन हाँ हमारे पास सेंसरी सिम्टम्स आते हैं कुछ टेम्पररी, ठीक है, फिर जब जैसे इशू रिजॉल्व होता है तो ये ठीक हो जाता है। माइल्ड इस्कीमिया भी आता है क्योंकि नर्व पे कंप्रेशन आ रही होती है या ट्रैक्शन आ रही होती है, दोनों में से कोई एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, हमारे पास उस केस में माइल्ड इस्कीमिया होता है, ठीक है, मतलब लेकिन रिवर्सिबल होता है, थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। इस्कीमिया भी बेसिकली ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ना नेक्रोसिस के ही कहते हैं, लेकिन वो नेक्रोसिस मतलब नेक्रोसिस कहते नहीं है, मतलब एक टर्म नेक्रोसिस की यूज नहीं होती, लेकिन ऐसा ही किसी कंडीशन होती है यहाँ पे टिश्यू जो होते हैं ना वो अपने ज़्यादातर जो ब्लड है ना वो लूज कर चुकी होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है उस रीजन पे, ठीक है। रिकवरी इज यूजली कंप्लीट, मैक्सिमम केसेस में रिकवरी पूरी तरीके से मिल जाती है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में, बट देर आर रेयर चांसेस के कुछ केसेस में नहीं भी हो, पर हम जो होते हैं ना ज़्यादातर स्पेसिफिकली यही देखते हैं कि यूजली कंप्लीट रिकवरी है, ठीक है। Loss of axonal continuity but connective tissue covering remains intact, preventing degeneration distal to lesion, muscle fiber atrophy and sensory loss, ठीक है। अब उन्होंने कहा है लॉस हो जाता है हमारे पास एक्सोनल कॉन्टिन्यूटी का, हमने यही बात की थी, ब्लेनियन डीजनरेशन हो जाती है इस पॉइंट से नीचे, ठीक है, लेकिन जो बाकी लेयर्स हैं जो कवरिंग्स हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। वलेरियन डीजनरेशन जो डिस्टल टू द लीजन वही होती है, जिस जगह पे लीजन हुई है उससे नीचे जो डिजनरेशन है उसको वलेरियन डीजनरेशन कहा है इन्होंने, ठीक है। मसल फाइबर की एट्रोफी होती है यहाँ पे और सेंसरी लॉस भी होता है, ठीक है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग कंप्रेशन या स्ट्रेच जो होता है ना उसकी मेजर कॉज होती है, क्योंकि जो न्यूरोप्रेक्सिया है ना इसमें क्या होता है कि हमारे पास शायद जाहिर सी बात है ज़्यादा ज़्यादा देर तक जो था ना वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुई हुई थी, चाहे वो कंप्रेशन की थी, स्ट्रेच की थी, ट्रैक्शन की थी, लेकिन जो एक्सोनोटोमेसिस होता है बेसिकली इसमें ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जब एक ही फोर्स अप्लाई होती है ना तो डैमेज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है उस रीजन पे और नेक्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है। रिकवरी जो होती है बेसिकली इनकम्प्लीट है इस केस में, लेकिन सर्जिकल इंटरवेंशन जो होती है उसमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अब एक्सोनोटोमेसिस में ना दो तरह की, अब हमने ग्रेड्स को डिस्कस किया था ना,
लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास प्रोग्नोसिस मिल जाता है, कंप्लीट रिकवरी भी हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है, मतलब कितना डैमेज है, किस पॉइंट से डैमेज है, एक्सॉन क्या क्या रीजन इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें हमारे पास डिपेंड करती हैं उसकी रिकवरी के ऊपर, ठीक है। और सर्जिकल इंटरवेंशन जाहिर सी बात है सम केसेस में रिक्वायर्ड है, जैसे हमने ग्रेड 3 की बात की थी, पर मोस्टली ग्रेड 2 जो है हमारे पास खुद ब खुद या ऑटोमेटिकली हील होने के मतलब रखता है, आपकी बॉडी इटसेल्फ हील करती है उसको, ठीक है। न्यूरोडोमेसिस जो हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन है सीडन की, वो ये कहती है कि यहाँ पे कंप्लीट डिसरप्शन होती है, चाहे वो कनेक्टिव टिश्यू का फाइबर इटसेल्फ है जिसको हमने सॉरी जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग इटसेल्फ है जो सारी, या फिर हमारे पास एक्सॉन है, ठीक है, उसमें कंप्लीट हमारे पास जो है ना इंजरी होती है या डिसरप्शन होती है। वलेरियन डीजनरेशन इसमें भी है, जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे पास उससे नीचे वाले सारे पॉइंट पे हमारे पास सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो इससे नीचे वाले रीजन में हमारे पास वलेरियन डीजनरेशन होने के चांसेस इस रीजन पे ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास वलेरियन डीजनरेशन होती है, ठीक है। फिर हमने हमारे पास बात की है कि हमारे पास मसल फाइबर्स की एट्रोफी भी होती है, सेंसरी लॉस भी है, ठीक है, वही बात आगे। अब मोस्टली कॉज जो है ना वो उन्होंने बता दिया आपको, ठीक है, मोस्टली इसकी कॉज जो है वो गन शॉट, स्टैब वॉन्ड्स, एम्वर्जन्स या रप्चर है, ठीक है, ये मेजरली कॉजेज हैं जो हमारे पास। फिर देखो रप्चर कब होगा, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कंप्रेशन की फोर्स या कुछ भी ऐसा अप्लाई हुआ है जो फोर्सेस जो पर बिल्कुल ही नर्व टॉलरेट नहीं कर सकी, तो कंप्लीट रप्चर क्रिएट हो गया, ठीक है। जाहिर सी मतलब स्टैब वॉन्ड्स तो डायरेक्टली हमारे पास डैमेज कर देंगे ड्यू टू ट्रॉमा, और गन शॉट भी ऐसे ही है, ठीक है। नो रिकवरी विदाउट सर्जरी, इसमें रिकवरी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये कंप्लीट डैमेज है नर्व्स का, ठीक है, तो हमारे पास इसमें कभी भी हमारे पास सर्जरी के बगैर रिकवरी नहीं हो सकती। लेकिन सर्जरी भी डिपेंड करती है या रिकवरी भी डिपेंड करती है कि कौन सी सर्जरी अप्लाई हुई है, किस तरह की सर्जरी है, कितना टाइम लगेगा उसको रीग्रोथ करने में, और कितना टाइम जो है वो अपनी और किस तरह की ग्रोथ होगी उसकी वापस, ठीक है। ये सारी बेसिस बेसिकली हमारे पास बताती हैं कि हमारे पास जो है ना वो कितना कितनी अच्छी रिकवरी है, ठीक है। इसलिए इस पेशेंट पे आप प्रॉपरली इस चीज़ को गेस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के जो सर्जन है वो इटसेल्फ आपको बताना दे कि क्या पेशेंट की कितनी रिकवरी, कितना टाइम ड्यूरेशन है, और समटाइम्स हम पता ही नहीं होता, इट्स बेस्ड ऑन पेशेंट्स वेल एज वेल, ठीक है। तो हमारे पास इसमें पेशेंट की अपनी बॉडी कैसी है, कितनी हेल्दी है, हर चीज़ इसमें काउंट करती है कि उसकी जो रीग्रोथ के फाइबर्स हैं जो एंडोन्यूरल ट्यूब में है, ठीक है, बेसिकली वो कितने इफेक्टिव हैं, मतलब कितनी उनकी ग्रोथ अच्छी है, क्या क्या कितने करेक्टली रीग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी थी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज, ठीक है। अब हम अपने ये आज का टॉपिक हमारा आज खत्म हो गया, अब हम अपने केस स्टडी की तरफ वापस चलते हैं। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट में हम रिकवरी ऑफ नर्व इंजरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम केस स्टडी की तरफ वापस चलते हैं। ओके हम अपने केस स्टडी की तरफ वापस आ गए, और एक 52 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था जो पीडी में आया था, उसकी पोस्टीरियर थाई में पेन थी, ठीक है। अब हमने जब असेस किया तो हमारे पास पोस्टीरियर थाई और लेग के मसल्स की एट्रोफी आ रही थी, नी की फ्लेक्शन वीक थी, और लॉस कर रहा था बेसिकली पेशेंट एंकल और फुट कंट्रोल, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे जो नर्व इफेक्ट हो रही है वो बेसिकली पूरी पोस्टीरियर साइड को सप्लाई कर रही है लोअर एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। अब वो जो नर्व होगी बेसिकली उस नर्व को डिटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सोचना है कि हमारे पास लास्ट जो केस सिनेरियोज थे, जो फेमोरल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व था बेसिकली वो इंटीरियर और मीडियल साइड के थे, ठीक है। तो अब जो पोस्टीरियर साइड की नर्व थी, जब अगर किसी ने लोअर एक्सट्रीमिटी के लेक्चर सही से देखे तो उसको ऑलरेडी गैस कर चुका, पोस्टीरियर साइड की नर्व हमारे पास बेसिकली शैटिक नर्व है, ठीक है, मेजर शैटिक नर्व। तो हमारे पास जो शैटिक नर्व है बेसिकली अगर वो कल्प्रेट है तो हमारे पास थाई और लेग के मसल्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसको देखने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास अभी उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हमारे पास उन मसल्स की एट्रोफी हुई है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नी की फ्लेक्शन जो है वो वीक है। इसका मतलब नी के फ्लेक्शन का वीक होना हमारे पास कौन से नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है, बेसिकली वो मसल्स जो हमारे पास नी की फ्लेक्शन करवाते हैं वो कौन से मसल्स हैं, बेसिकली हैमस्ट्रिंग मसल्स, राइट। तो जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं या जो हैम्स हैं हमारे पास बेसिकली जब वो इन्वॉल्व है इस केस में, तो आपको पता होगा कि हैम्स को सप्लाई कौन दे रहा था, शैटिक नर्व, ठीक है। तो जो शैटिक नर्व है बेसिकली वो यहाँ पे इन्वॉल्व है,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लॉस ऑफ एंकल एंड फुट कंट्रोल। देखो, एंकल और फुट कंट्रोल की जब यहाँ पे बात हो रही है ना, तो हमारे पास इसका मतलब है कि वो लेग के मसल्स को भी सप्लाई करी है, तो काफ मसल्स को भी सप्लाई करी है, क्योंकि लेग के जो पुष्टी साइड के मेजर मसल्स हैं वो काफ मसल्स हैं। अगर काफ मसल्स को सप्लाई करी है तो इसका मतलब कौन सी नर्व है? जाहिर सी बात है sciatic नर्व की ब्रांच है। ठीक है, तो जो sciatic नर्व की जो ब्रांचेस हमारे पास ब्रांचेस आ रही है नीचे, वो हमारे पास लेग में भी सप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें आंसर ऑलरेडी पता चल चुका है कि यहाँ पे कौन सी नर्व इफेक्ट थी, वो थी sciatic नर्व। ठीक है, sciatic नर्व इफेक्ट थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर हम वापस जाके देखते हैं अपनी बुक की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास जो sciatic नर्व थी, बेसिकली हम थोड़े से उसको डिटेल में देख लेते हैं दोबारा। sciatic नर्व का नर्व रूट जो था वो बेसिकली हमने डिस्कस किया था L4, L5, S1, S2, S3। ठीक है, अब जो इसका रीजन था sciatic नर्व का, वो बेसिकली क्या था? अगर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे फुट के अलाइनमेंट उन्होंने कैसे दिखाई हुई है? पोस्टीरियर साइड से, तो आप यहीं से ऑलरेडी गैस कर सकते हो कि पोस्टीरियर साइड पे सप्लाई करी है। ठीक है, अब ये मसल्स कौन से हैं? ये मसल्स कौन से हैं? हमारे पास 4 मसल्स हैम्स के मसल्स हैं, राइट? सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, लॉन्ग हेड और बाइसेप्स एंड एरेक्टर मैग्नस। ठीक है, अब जब आप इससे नीचे आते हैं, हमने कहा था शेयरिंग नर्व दो में डिवाइड होती है, टिबियल और कॉमन पेरोनियल में। कॉमन पेरोनियल जो होती है वो इंटीरियर साइड पे जाती है लेग पे, और टिबियल नर्व जो होती है वो लेग के बैक के मसल्स को सप्लाई करती है, जो हमारे पास बेसिकली काफ मसल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो काफ मसल्स को सप्लाई करी है वो टिबियल नर्व की ब्रांच है। ठीक है, वो टिबियल नर्व है, सॉरी शेयरिंग नर्व की ब्रांच है टिबियल नर्व। तो हमारे पास कौन सी नर्व हम यहाँ पे इफेक्ट हुई? शेयरिंग नर्व के साथ टिबियल नर्व, जो हमारे पास शेयरिंग नर्व का ही पार्ट है। हमारे पास इस केस में हमारे पास पेशेंट को क्या कौन सी नर्व इन्वॉल्व थी? बेसिकली sciatic नर्व और टिबियल नर्व, जो sciatic नर्व की ब्रांच है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आज के केस सुनाई देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।